नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्री इन्फॉर्मेशंस। मेरा नाम है दीक्षा मनसरकर। आज हम बात करेंगे साउथ एशिया की एक छोटी सी कंट्री आइलैंड के बारे में जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 22 मिलियन है। श्रीलंका में चल रहे क्राइसिस के बारे में आजकल किसे पता नहीं है। यहाँ पर ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। श्रीलंका में फॉरेन रिजर्व बस $2.3 बिलियन ही बचे हैं अभी उनके पास। यहाँ पर फूड, पेपर, मिल्क, फ्यूल, गैस सिलेंडर, मेडिसिन और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। यहाँ पर 1 kg राइस 200 रुपीज़, 400 ml मिल्क 800 रुपीज़, 1 गैस सिलेंडर 4200 रुपीज़, 1 kg शुगर 200 रुपीज़, 1 kg मिल्क पाउडर 1600 रुपीज़। 3 मंथ में पेट्रोल की प्राइस अराउंड 92% तक बढ़ चुकी है और डीजल की प्राइस 76% तक बढ़ चुकी है। 1 लीटर पेट्रोल 303 रुपीज़ का है और 1 लीटर डीजल 230 रुपीज़ का है। पेट्रोल और डीजल के तो सारे स्टॉक भी खत्म हो चुके हैं देश में। पेपर खत्म हो गए हैं तो स्कूल्स भी बंद है। देश की लाइट कट कर दी गई है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज चल रहा है। मेडिसिन का शॉर्टेज चल रहा है। फॉरेन रिजर्व इतना कम है $2.3 बिलियन। इतने में तो बस ये एक मंथ सर्वाइव कर सकते हैं। प्लस इनको $4 बिलियन का लोन रीपे करना पड़ता है हर मंथ, क्योंकि देश के पास पैसा इतना कम है तो वो कुछ बाहर से इम्पोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण देश में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। श्रीलंका में रहने वाले लोग उनके इस सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट से जवाब चाहती है। श्रीलंकन कैबिनेट के 26 मिनिस्टर सारे के सारे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है, लेकिन वहाँ के जो पीएम है महिंदा राजपक्ष और जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्ष उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अभी तक नहीं दिया है। श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 49 के हिसाब से जब तक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कैबिनेट में है तब तक कैबिनेट डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में कन्वर्ट हो रहा है। देश की ये जो सिचुएशन है वो कोई कल की नहीं है, ये उतनी ही पुरानी है जितने की श्रीलंका की रूलिंग गवर्नमेंट। आखिर क्या है श्रीलंका के इस सिचुएशन के पीछे का कारण? क्यों प्रेसिडेंट के घर के सामने लोग इकट्ठा हुए हैं? क्यों लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे राजपक्ष गवर्नमेंट के बारे में। श्रीलंका के क्राइसिस उतने ही पुराने हैं जितने कि राजपक्ष गवर्नमेंट। श्रीलंका में पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस सारा का सारा राजपक्ष डायनेस्टी या फिर हम यूँ कहें कि राजपक्ष फैमिली संभालती है। सबसे पहले गोटाबाया राजपक्ष श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। महिंदा राजपक्ष वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। बसिल राजपक्ष श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर है और चमल राजपक्ष श्रीलंका के इरिगेशन मिनिस्टर है। सबसे पहले हम श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्ष के बारे में बात करेंगे। महिंदा राजपक्ष श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर 2004 में बने थे। उसके बाद 2005 से लेके 2015 तक वो प्रेसिडेंट थे। फिर 2016 में गोटाबाया राजपक्ष ने फिर से महिंदा राजपक्ष को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। महिंदा राजपक्ष के पहले बेटे नमल राजपक्ष उन्होंने 24 साल की उम्र में पार्लियामेंट में एंट्री की। वो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ संभालते हैं। नमल राजपक्ष के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस बहुत दफ़ा फाइल हो चुके हैं। महिंदा राजपक्ष के दूसरे बेटे योशिया राजपक्ष कैबिनेट में चीफ ऑफ स्टाफ है। अब हम बात करते हैं गोटाबाया राजपक्ष के बारे में। गोटाबाया राजपक्ष प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। वो 2019 में प्रेसिडेंट बने थे। जब महिंदा राजपक्ष पीएम बने थे तब गोटाबाया राजपक्ष आर्म फोर्स, पुलिस और डिफेंस मैनेज कर रहे थे। 2009 में जब सिविल वॉर हुआ था तब क्रूएलिटी का इल्ज़ाम इन्हीं पर लगाया जाता है। इनके कमांड के दौरान जर्नलिस्ट अटैक, ऑपोजिशन फिगर, तमिल सेपरेशन, टॉर्चर, रेप और मर्डर जैसे इल्ज़ाम इन्हीं पर लगाए गए थे। अब हम बात करते हैं बसिल राजपक्ष के बारे में। बसिल राजपक्ष श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर है। ये फाइनेंस मिनिस्टर जुलाई 2021 में बने।
बसिल प्रॉपर श्रीलंकन नहीं है, ये एक अमेरिकन श्रीलंकन है। महिंदा राजपक्षा ने कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करवा लिया था बसिल को पार्लियामेंट में एंट्री दिलवाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका में जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, इसके पीछे का जो मेन कल्प्रिट है वो बसिल राजपक्षा ही है। बसिल राजपक्षा को मिस्टर 10% भी कहा जाता है, क्योंकि इनको हर प्रोजेक्ट में 10% का कमीशन चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं चमल राजपक्षा के बारे में। चमल राजपक्षा श्रीलंका के इरिगेशन डिपार्टमेंट के चीफ थे। उससे पहले वो स्पीकर थे और स्पीकर के बाद शिपिंग एविएशन मिनिस्ट्री को उन्होंने हेड किया है। चमल राजपक्षा के पहले बेटे शशेंद्र राजपक्षा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है और उनके दूसरे बेटे शमेंद्र राजपक्षा श्रीलंकन एयरलाइंस के डायरेक्टर है। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि श्रीलंका इज रूल्ड बाय राजपक्षा फैमिली, और ये करने के लिए इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज किया है। श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स है ये वन फैमिली डिक्टेटरशिप है। कैबिनेट के जो टॉप 9 मिनिस्टर्स हैं वो राजपक्षा क्लैन को बिलोंग करते हैं। ये लोग अराउंड 75% ऑफ श्रीलंकन बजट कंट्रोल करते हैं। राजपक्षा फैमिली को चोरों की फैमिली यानी कि फैमिली ऑफ थीव भी कहा जाता है। श्रीलंकन गवर्नमेंट शुरू से ही फाइनेंस मैनेजिंग में वीक रही है। इंडिपेंडेंस के बाद इनका जो 90% ऑफ फॉरेन रिजर्व है वो केवल रबर, टी और कोकोनट की प्रोडक्शन पर डिपेंड था। 1950 में रबर और टी के प्राइस है वो फॉरेन मार्केट में बहुत तेजी से ड्रॉप हुए। उसके बाद इनके जो इंपोर्ट रेवेन्यू है वो चकनाचूर हो गए। 1950 में इनको फर्स्ट टाइम फॉरेक्स क्राइसिस को फेस करना पड़ा। इंपोर्ट्स करके जो पैसा आता था उसमें से 10% रेवेन्यू जो है वो डेवलपमेंट में यूज़ की जाती थी, और जो बचे हुए 90% है वो शॉर्ट टर्म जो इलेक्शन प्रॉमिसेस किए होते हैं उसको फुलफिल करने में निकल जाती थी। श्रीलंका ने बजट डेफिसिट हमेशा फेस किया है। श्रीलंका गवर्नमेंट ने कभी भी कंट्री के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए वर्क नहीं किया। 1977 में गवर्नमेंट ने पॉजिटिव स्टेप्स उठाए बेटरमेंट के लिए। उसके बाद 1980 में सिविल वॉर हुआ। जो 10% रेवेन्यू डेवलपमेंट के लिए खर्च करते थे वो अभी 10% पूरे डिफेंस में यूज़ करे गए। डिफेंस का जो बजट था वो 4.4% से लेकर डायरेक्ट 21.6% तक चला गया। 1997 में श्रीलंका को मिडिल इनकम कंट्री से लेकर लोअर इनकम कंट्री में शिफ्ट कर दिया गया। श्रीलंका अब पुअर डेस्टिनेशन बन चुका था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 16 टाइम्स फाइनेंशियल असिस्टेंट लिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से। 2005 में राजपक्षा गवर्नमेंट पावर में आई। यहाँ की जो सिचुएशन थी श्रीलंका की वो अब बैड से वर्स्ट हो चुकी थी। राजपक्षा गवर्नमेंट ने वेरियस सोर्सेज से लोन लेना स्टार्ट कर दिया कंट्री के बेटरमेंट के लिए। महिंदा राजपक्षा ने सोचा कि हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने से उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा और उनको इकोनॉमिकली ग्रोथ मिलेगा। इसी के चलते महिंदा राजपक्षा ने US और इंडियन गवर्नमेंट को डेवलपमेंट ऑफ हम्बनटोटा पोर्ट के लिए बात चलाई, पर दोनों कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लाइन कर दिया इस ऑफ़र को, क्योंकि इंडियन और US गवर्नमेंट को ये इतना बेनिफिशियल नहीं लग रहा था। इसके बाद महिंदा राजपक्षा ने चाइनीज़ गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। चाइनीज़ गवर्नमेंट को पूरा सिनेरियो पता होने के बाद भी चाइना ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया और हम्बनटोटा पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने श्रीलंका को लोन दिया। हम्बनटोटा पोर्ट से ज़्यादा उनको इनकम नहीं आया, ज़्यादा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब श्रीलंका गवर्नमेंट चाइना को लोन नहीं रिटर्न कर पाई। उसके बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट को चाइना को हम्बनटोटा पोर्ट लीज पर देना पड़ा। महिंदा राजपक्षा के रूल के दौरान जो रिलेशन थे चाइना और श्रीलंका के बीच में वो ज़्यादा क्लोज हो चुके थे। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ गवर्नमेंट से अराउंड $7 बिलियन बोरो किए थे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आज चाइना 10% फॉरेन डेब्ट ओन करता है श्रीलंका से। आज जो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं उसके इक्वली रिस्पॉन्सिबल है चाइना और चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। 2007 में श्रीलंका ने लोन लिया फाइनेंशियल मार्केट से। उसके बाद 2010 में श्रीलंका ने चाइना, इंडिया, जापान, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी काफ़ी लोन लिया था।
श्रीलंका की डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मोर देन 100% है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कभी भी लोन को जुडिशियली यूज नहीं किया। इसका जो बड़ा अमाउंट है लोन का वो करप्शन में ही यूज हो गया। 2019 में गोटाबाया राजपक्षे पावर में आए। गोटाबाया ने आते ही टैक्स कट इंट्रोड्यूस किया जिससे गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू 30% से रिड्यूस हो गया। 2021 में ईस्टर संडे अटैक्स और कोविड पेंडेमिक्स के कारण जो टूरिस्ट सेक्टर था श्रीलंका का वो पूरी तरह से डिमोलिश्ड हो चुका था। कोविड पेंडेमिक से पहले इनका जो पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट होता था टूरिस्ट सेक्टर के थ्रू वो था $455 मिलियन और कोविड पेंडेमिक के बाद ये घटकर $3 मिलियन तक हो चुका था। पेंडेमिक से हिट हुई इकोनॉमिक क्राइसिस को ट्रैक पर लाने के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। अप्रैल 2021 में गवर्नमेंट ने केमिकल फर्टिलाइजर्स के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कहा। यह अचानक डिसीजन के कारण वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। प्रोटेस्ट के कारण फूड शॉर्टेज की जो समस्या थी वो बढ़ती चली गई। फूड आइटम्स के जो दाम है वो बढ़ते चले गए और यहाँ की जो क्राइसिस है वो बदतर से बदतर होती चली गई। जो कंट्री पहले राइस और टी जैसी चीज़ें खुद की कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करता था अभी वही चीज़ें उनको अपनी फॉरेन रिजर्व में से परचेज करनी पड़ रही थी, इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। आपको बता दें कि लास्ट 2 इयर्स में श्रीलंका की जो फॉरेन रिजर्व थे वो 70% तक गिर चुके हैं। अब श्रीलंका के फॉरेन डेब्ट में केवल $2.3 बिलियन ही बचे हैं और उनको 2022 में $7 बिलियन का रीपेमेंट करना है। श्रीलंका एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। इनको बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है, पर क्योंकि इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो इतना कम है ये एसेंशियल कमोडिटीज परचेस नहीं कर पा रहे हैं और इसके वजह से देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। यहाँ पर डिमांड तो है पर सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रहा है। श्रीलंका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और श्रीलंकन रुपी घटती चली जा रही है और करेंसी घटने के कारण उनको कुछ भी परचेस करने के लिए और ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। देख सकते हैं कि गवर्नमेंट करप्शन और मिसमैच के चलते पूरे श्रीलंका को कितने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से डील करना पड़ रहा है। इस पूरे सिनेरियो में आपके क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।